हम है बागी राजकुमार, अदावत उसकी रजवाड़े वाली, बगावत उसके राजपूताना घराने के खून में। लोकतंत्र के सबसे मजबूत राजघराने की करते हैं बात, जहां राजमहल का फरमान ही नियम है। जी हां, आज भी एक ऐसा किला और एक ऐसी कोठी जहां दरबार लगता है। राजशाही खत्म हो गई तो क्या हुआ, यहां तो वही होता है जो किला कहता है। इस किले का एक राजा भी है, लेकिन हुक्म राजकुमार का चलता है। अगर किसी ने हुक्म की खिलाफत कर दी तो फिर अंजाम ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं यह किला ही कोर्ट है, वही जज वही वकील, उसकी ही दलील सुनी जाती है। यहाँ जिसको भी न्याय चाहिए वो आज भी इसी दरबार में अर्जी लगाता है, जहाँ तारीख नहीं तुरंत सुनवाई होती है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। प्रतापगढ़ कभी राजे रजवाड़ों और सियासतों का गढ़ रहा। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ की मिट्टी, माहौल और मिजाज के मूल में ही अक्खड़पन और मनमानेपन का राज रहा है। कोई कितना भी दावा कर ले कि देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के एक हिस्से में अब भी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं कि यहाँ उसकी मर्जी के बिना ना तो पत्ता डोलता है और ना ही सत्ता चलती है। और हाँ, अगर मगर किया तो मगरमच्छ चोरी भी है। हालांकि कितना सच है वो तो वही जाने जिस पर इसका इल्जाम है। एक जमाना था जब उसे कुंडा का गुंडा कहा गया, लेकिन ये सत्ता और सियासत का खेल नहीं, खिलवाड़ कहिए। कब किसे गुंडा से माननीय और मंत्री तक बना दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीति के अपराधीकरण के सबसे मजबूत किले के इस राजकुमार का नाम है रघुराज प्रताप सिंह। राजनीति के अंडरवर्ल्ड का ये किरदार दुनिया के लिए राजा भैया है। जी हाँ, वही माननीय राजा भैया जिसकी दास्तान दिलचस्प है, लेकिन दहशत और वहशत से भरपूर। वो भद्री राजघराने का राजकुमार है। रफ्तार उसकी पसंद नहीं, पैशन है। घुड़सवारी का तो वो दीवाना है। दीवानगी ऐसी कि पसलियां टूटी, लेकिन घुड़सवारी नहीं छूटी। वो हाथी, घोड़े, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाता है। और बुलेट तो उसकी जान है, चाहे सड़क पर चलने वाली बुलेट हो या किसी की जान लेने के लिए सीने पर चलाई जाने वाली बुलेट। वो निशानेबाजी और बंदूकों का भी शौकीन है, लेकिन शार्प शूटर नहीं। वो खुद से और खुद का राजा है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो खुद सब पर हुक्म चलाता है। उससे सभी खौफ खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पिता से डरता है। वो खुद कम बोलता है, लेकिन उसके सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। वो आज भी आलीशान और राजशाही जिंदगी जीता है। रियासत उसे विरासत में मिली, लेकिन सियासत को उसने अपना बना लिया। और वो 28 साल से लगातार जीतता चला आ रहा है। हारना तो जैसे वो जानता ही नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जीत ने उसे जुनूनी बना दिया है। और वो जीतता चला गया। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक राजकुमार के बाहुबली और दबंग राजा भैया बन जाने की कहानी। यह कोई 50 का दशक रहा होगा, जब ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के बाद रियासतों की आज़ादी भले ही छिन गई हो, लेकिन उनका रसूख और रोब कोई नहीं छीन पाया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और इलाहाबाद इलाके में भी छोटी बड़ी करीब 5 रियासतें थी, जो आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस का ही गढ़ रही। और कुंडा भी उससे अछूता नहीं था। कुंडा की भद्री रियासत के तब के राजा बजरंग बहादुर सिंह थे, जो राजा भैया के दादा थे। बजरंग बहादुर सिंह 1955 से 1963 तक हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल भी रहे। वहीं 1962 से 1989 के बीच 2 बार कांग्रेस के नियाज हसन कुंडा सीट से विधायक बनते रहे हैं। वहीं 1991 की रामलहर में भाजपा के शिव नारायण मिश्रा ने कुंडा सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन कहते हैं भद्री रियासत में राजा उदय प्रताप सिंह के उदय के साथ ही इसकी भावनाएं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ जुड़ती चली गई। हालांकि इस रियासत और राजघराने का राजनीति से कोई नजदीकी नाता नहीं था, जबकि प्रतापगढ़ के काला काकर के राजा दिनेश और पासी के इलाहाबाद के मांडा राजघराने के विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति में तूती बोलती थी। दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। हालांकि बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग हो गए और जनता दल से जुड़कर खुद को प्रधानमंत्री की गद्दी तक भी पहुंचा लिया। जबकि भद्री राजघराना अब तक प्रत्यक्ष के बजाय परोक्ष, यानी पर्दे के पीछे से राजनीतिक मोहरे चलने में मस्त था। वैसे तो राजा भैया के जन्म के साल को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि उनकी पैदाइश 1967 में हुई। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, तभी देश की राजनीति बदलाव की दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस पहली बार राजनीतिक कटघरे में खड़ी थी। समय के साथ देश ने सत्ता और सियासी बदलाव देखे। यही कोई 80 से 90 का दशक का दौर रहा होगा, जब भद्री रियासत का भद्र राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उस समय इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक पढ़ाई में मशगूल था। लेकिन इस समय देश और उत्तर प्रदेश में एक मंडल और कमंडल की राजनीति के कारण उथल पुथल का दौर था। सत्ता से लेकर सियासत तक सभी नौजवानों की ओर देख रहे थे। आखिरकार बदलाव की डगर उन्हीं के बूते तो बुनी जाती है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार देश में तो बन जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव का वो हाइब्रिड बीज पड़ चुका था, जो बार बार में नए तरह की सत्ता और सियासत पैदा कर रहा था। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बहुत कुछ बदल गया था। पहली बार प्रदेशों में सत्ता में आई भाजपा की सरकारें भी गिरा दी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह की सरकार भी थी। अब 1993 में फिर से चुनाव होना था। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय से
मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ाई करने वाले भद्री रियासत के राजकुमार राजा भैया सियासत में एंट्री मारने के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे। राजा भैया अब उसके पास आने के लिए जैसे जैसे छटपटा रहे हो और तस्दीक उनकी उम्र भी करती जा रही थी। राजा भैया तब किसी तरह 25 साल के हुए थे और चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल बॉर्डर वाला हिसाब किताब था। कहते तब राजा भैया के लिए उनसे भी बड़ी बाधा उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह थे, जो हरगिज नहीं चाहते थे कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में उतरे। मगर तब राजा शायद एक राजकुमार की जिद और जुनून के आगे खुद भी जज्बाती हो गया। हालांकि राजा भैया को इसके लिए पहले इनके पिता उदय प्रताप सिंह के गुरु से अनुमति मांगने के लिए बेंगलुरु तक का सफर करना पड़ा। और जब एक बार परिवार का आशीर्वाद राजा भैया को मिल गया तो फिर जनता उन्हें बार बार आशीर्वाद देने लगी। 1993 का चुनाव राजा भैया ने और कभी कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले कुंडा के किले को फतेह कर लिया था। हालांकि कुंडा में कांग्रेस का किला 1991 के राम लहर में भाजपा ने ही जीता था, जिस पर निर्दलीय राजा भैया ने 1993 में अपनी जीत की पताका फहरा दी। घोड़े पर बैठकर हवा से बात करने वाला, बुलेट में रफ्तार का कांटा चरण तक पहुंचाने का शौकीन, सिर्फ 25 साल की उम्र का एक नौजवान जिसकी रगों में राजघराने का रक्त दौड़ रहा हो, जिसे बचपन से संगीनों के साए में रहने का शौक हो, जिसे हर बाजी जीतने की लत हो, वो इतनी छोटी उम्र में विधायक बन जाए तो फिर उसकी महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी होंगी ही। वैसे भी राजा भैया उत्तर प्रदेश के जिस इलाके की पौध है, वहां राजनीति धनबर और बाहुबल की आगोश में पलती है। राजा भैया के पास ये दोनों यानी धन और बल पहले से ही मौजूद था। फिर क्या था, जब एक बार जश्न में उतर गए तो फिर गुजरे जमाने की राजशाही फिर क्या। जश्न और शौकत की यादें भी मानो ताजा हो गई। जनता दरबार के दौर में पिता राजा उदय प्रताप सिंह का अपना दरबार तो लगता था ही, अब राजकुमार राजा भैया का भी अलग से दरबार सजने लगा था, जहां सियासी गलियारे से लेकर आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई होने लगी। रफ्तार का राजकुमार, जिसे कभी तूफान सिंह के नाम से जाना जाता था, वो सियासत में भी अपनी तूफानी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ देने पर जैसे आमादा था। कुंडा प्रतापगढ़ जिले की एक तहसील है दिलेरगंज, लेकिन यहाँ के तख्तोताज पर अब राजा भैया का राज था। यहाँ की कोई भी घटना या वारदात होती तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तौर पर उनका नाम आ ही जाता। 1995 में दिलेरगंज कांड में मुस्लिम समुदाय के करीब 20 घरों को जलाने से लेकर हत्या तक के मामले में उनके करीबियों का नाम उछला। दबंगई का आलम यह था कि पानी भी पास में था, लेकिन आग को जो बुझा था वो राजा की बदले की आग का शिकार हो जाता। जो घर धू धू कर जल रहे थे वहां से सिर्फ कुछ ही दूरी पर तालाब था, लेकिन कहा गया कि वहां पानी की सुविधा नहीं थी, इसलिए घरों को जलने से नहीं बचाया जा सका। तब यह कांड काफी सुर्खियों में रहा। राजा भैया की दबंगई और बाहुबल की चर्चा कुंडा के चौक चौराहों की सीमा लांघकर लखनऊ के सियासी गलियारों में गूंज गई। उत्तर प्रदेश में यह दौर ही ऐसा था कि बाहुबलियों की शान में कसीदे गढ़े जाते थे। उस इलाके में नहीं, आसपास की सीटों पर भी राजा भैया अपने समर्थकों के बीच वीरता और बाहुबल का प्रतीक बन गए, और किसी के लिए धनबल के साथ रहस्य और भय का एक समूहनी वातावरण तैयार हुआ और राजनीति में इस राजकुमार का सिक्का चलने लगा। 1993 से 1995 का दौर था जब उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल की सियासत ने लखनऊ में नए सियासी चेहरों और चरित्र को ऐसा गढ़ा था, इससे निकले नेता हर दिन मौका परिस्थिति के नए मुकाम हासिल कर रहे थे, और उनकी हसरत सिर्फ यही थी कि बस किसी तरह सत्ता मिले या सत्ता के साथ रहे। इधर कुंडा के इलाके में भी अचानक हुए सियासी उलटफेर ने यहाँ के भूगोल को तो नहीं बदला, लेकिन इतिहास को बदल दिया था। और शायद राजा भैया ने यही भांप लिया था कि राज करना है तो फिर राजनीति करनी ही पड़ेगी, और राजनीति तभी संभव है जब मौके और माहौल के हिसाब से शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा सके। शायद इसी सोच ने घोड़े की लगाम को हमेशा कसकर रखने वाले राजा भैया को बेलगाम कर दिया। जानकर बताते हैं कि बस यहीं से विरोध और चुनौती नाम का शब्द राजा भैया की डिक्शनरी से डिलीट होता चला गया। कई स्थानीय अखबार नाम न छापने की शर्त पर ही राजा भैया के बारे में मुंह खोलते हैं। शायद उन्हें यह डर सताता है कहीं वे खुद अखबार के किसी छोटे से कोने में छपकर ना रह जाए। इसी बीच अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद 1993 के चुनाव में जब सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी हार गई थी और सरकार सपा और बसपा ने मिलकर बनाई थी, लेकिन उसके बाद भाजपा ने मायावती के कंधे पर बंदूक रखकर मुलायम को ऐसा जख्म दिया कि तिलमिलाए मुलायम सिंह ने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड जैसा कांड नहीं कारनामा कर बैठे। बताते हैं कि तब राजा भैया का दिल मुलायम सिंह के लिए धड़क रहा था और मायावती के मन में राजा भैया के लिए टीस और टसल यहीं से पैदा हुई। मायावती तब 5 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाई। भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। पहले कल्याण सिंह और फिर मायावती ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा बताकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजा भैया को सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन कुंडा में प्रवेश की कुंडी तो यह राजकुमार ही रहा। 1996 का यूपी विधानसभा चुनाव किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ ही दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 1997 में बसपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अनेक फॉर्मूले पर 6-6 महीने की सीएम की सौगात दी। पहले मायावती मुख्यमंत्री बनी और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, लेकिन कुर्सी की लालच में कुशल और कठोर प्रशासक कहे जाने वाले कल्याण सिंह को इस कदर कमजोर और लालची बना दिया कि उनकी नजर में कभी गुंडे और माफिया कहे जाने वाले लोग अब उन्हें नेता लगने लगे थे। ये वही कल्याण सिंह थे
जिन्होंने कभी कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो, और अब वही राजा भैया उनके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। अब इसे सत्ता की सियासत की विडंबना कहें या लोकतंत्र का लालची चरित्र, जो सत्ता के लिए पल भर में किसी को गुंडा बना दे और दूसरे ही पल उस गुंडे को गले लगाकर उसकी गौरव गाथा सुनाने लगे, तब से अब राजा भैया और उनके तरह तरह के तमाम सियासतदान इसकी बदनुमा मिसाल है। शायद यही वजह है कि राजा भैया ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1997 में कल्याण सिंह ने राजा भैया को इनाम के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। माना जाता है कि तब मायावती सरकार का तख्ता पलटने में राजा भैया ने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई विधायकों, खासकर क्षत्रिय विधायकों को भाजपा सरकार के पक्ष में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त एक तरफ राजा भैया का सियासी रुतबा इस कदर परवान पर था कि 2002 तक भाजपा के तीनों मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री बने। राजा भैया मायावती के टारगेट पर आ चुके थे। 2002 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी जोड़तोड़ वाली राजनीति का दौर अभी भी नहीं थमा था। अब इसे सियासी विडंबना ही कहेंगे कि जिस भाजपा ने तब मायावती की सरकार और उनकी पार्टी बसपा को जोड़तोड़ से बेहाल किया था, उसी भाजपा ने मौका मिला तो 2002 में मायावती को फिर से समर्थन देकर सरकार में बहाल करने में देर नहीं लगाई। इसी बीच बदले सियासी हालात में मायावती के जहन में 1997 के तख्ता पलट की यादें भी ताजा हो गई थी। उस दौरान बदले की भावना इस कदर थी कि 2003 में मायावती ने एक केस के सिलसिले में राजा भैया को पोटा, जी हाँ, वही पोटा कानून जो किसी आतंकी पर लागू होता है, उसमें राजा भैया को निरुद्ध कर दिया और जेल में बंद कर दिया। और गौर करने वाली बात यह है कि राजा भैया के खिलाफ और धमकी के ये केस किसी और ने नहीं, भाजपा के ही एक क्षेत्रीय विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने दर्ज कराए थे। सियासत में पाला और पासा पलटने की तमाम मिसालों में से एक ये मिसाल थी। 2003 में मायावती ने राजा भैया ही नहीं, उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह को भी जेल में भेज दिया। राजा भैया करीब 18 महीनों तक जेल में रहे। आरोप है कि राजा भैया को जेल में रहने के दौरान तमाम यातनाएं दी गई। उन्हें गर्मी के दिनों में टीन शेड में रखा जाता था। उन्हें उनकी पत्नी तक से मिलने नहीं दिया गया। राजा भैया जब जेल में थे तो उसी दौरान उनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन राजा भैया उनका मुंह तक नहीं देख पाए। जब अगस्त 2003 में मायावती सरकार बदली और राजा भैया जेल से बाहर आए, तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में 2004 में राजा भैया मंत्री बन गए। 2007 में एक बार फिर मायावती की सरकार बनने के साथ ही राजा भैया की परेशानियां बढ़ गई। फिर समय का पहिया घूमा और 2012 में फिर से सपा सरकार बनने के बाद राजा भैया वापस मंत्री बन गए। कई बार ताकत में आदमी दुस्साहसी हो जाता है, संयम खो देता है। यही हुआ राजा भैया के साथ। मार्च 2013 के कुंडा में 13 हत्याकांड, जिसमें डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई, उसमें नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। हालांकि अक्टूबर 2013 में उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद वो फिर से मंत्री बन गए। इसी बीच 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने के बाद मायावती और अखिलेश की नजदीकियां राजा भैया को अखिलेश यादव से दूर करती चली गई और आज भी अखिलेश और राजा भैया के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। राजा भैया की बाहुबली छत के पीछे, उनकी बहती कोठी के पीछे सैकड़ों एकड़ में फैले तालाब और उसमें मगरमच्छ वाली स्टोरी में कितना हकीकत है, ये फसाना है, ये अब तक कोई नहीं जान पाया। राजा भैया खुद ऐसे आरोपों से हतप्रभ रह जाते हैं और बार बार खारिज करते हैं, लेकिन ये सवाल पीछा नहीं छोड़ते। इस राजकुमार का इसके पीछे नरसिंह गढ़गांव के संतोष मिश्रा हत्याकांड का भी मुद्दा है। कहा जाता है कि संतोष मिश्रा का स्कूटर राजा भैया की जीप से टकरा गया था, जिसके बाद उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया और फिर उसी तालाब में फेंक दिया गया। खैर, अब तो तालाब मगरमच्छ की कहानी पर खुद राजा भैया भी चटकारे लेते हैं और राजा भैया इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा भी बताते हैं कि एक बार लालू प्रसाद यादव ने उनसे मगरमच्छ वाली स्टोरी के बारे में पूछा था कि क्या आप सचमुच में मगरमच्छ पालते हैं। पहले मायावती से अदावत और अखिलेश यादव से बगावत। समझ लीजिए कि राजा भैया में किसी से अदावत और बगावत उनके खून में है। ये राजा भैया का राजनीतिक रसूख ही है कि कुंडा ब्लॉक 1995 के बाद से सिर्फ 2 बार, 2010 में जब मायावती की सरकार बनी थी और 2021 में जब योगी सरकार है, तभी चुनाव की नौबत आई। नहीं तो हर बार राजा भैया का समर्थक निर्विरोध चुनाव जीतता रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव के बाद भी राजा भैया का आदमी यहां से चुनाव जीतता है। कुंडा तहसील के दूसरे ब्लॉक में भी तकरीबन ऐसे ही हालात रहे हैं। जहां राजा भैया ने जिस पर हाथ रख दिया, समझ लीजिए उसको विजय श्री मिल गई। वैसे राजा भैया हर बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, या यूं कहें कि हर बार खुद से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते नजर आते हैं। 2017 में तो राजा भैया ने अकेले 68% वोट पाया और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। अब इसे कोई बाहुबल कहे या धनबल का नतीजा, ये उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से व्याख्या हो सकती है, लेकिन सियासत के ये चेहरे हमेशा याद रखे जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।